हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। जम्मू कश्मीर अगस्त 2019 से खबरों में है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के कुछ लीडर्स से मुलाकात की है और वो ऐसा लगता है शायद कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्या कुछ सूरत हाल है, वो सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कश्मीर से ही ताल्लुक है, दिल्ली में रहते हैं लेकिन इस वक्त श्रीनगर में ही हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, शुक्रिया। आज की मुलाकात आज की मुलाकात कैसी रही? आप इसे कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा इसमें ये भी बता दीजिएगा कि मुलाकात में क्या क्या हुआ, कौन लोग आए और इससे आप क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं इस मुलाकात के पीछे। देखिए, पिछले 3 साल से मैं कह रहा हूं, हालांकि 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया। और उससे पहले 1 साल जो बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत है वो खत्म हो गई, गवर्नर राज वहां पर आया। 3 साल से वहां पर बिल्कुल ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं रही। 5 अगस्त के बाद आपको पता है वहां पर सारे इवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो है, जो लोग हमेशा हिंदुस्तान और भारत की बात कर रहे, उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। इंटरनेट बंद किया गया, स्कूल कॉलेज इवन ऑफिस बंद रहे, लॉकडाउन रहा। उसके बाद कोविड की सिचुएशन है। ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है ताकि वो रीच आउट हो जाए, उसका हो जाएगा, ताकि वो पॉलिटिकल लीडर्स से पूछ सके कि उनका क्या मुतालबात है। हमें ये तो एक पहली यानी कि कड़ी है इसकी। हमें इसमें एक पॉजिटिव बात यह है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुई है। ये कहां पर खत्म हो जाएगी इसके बारे में अभी कहना कोई मुनासिब बात नहीं, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। जिन लोगों को 1 साल 9 महीने 8 महीने बंद रखा गया और उनको कहा गया वो एक्सट्रीमिस्ट पावरों को, फोर्सेस को हवा दे रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बातचीत हो रही है। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो है, ये एक अच्छी शुरुआत इस वजह से है कि इसमें वजीर आजम के अलावा होम मिनिस्टर और दूसरे जो है वो उन्होंने भी शमूलियत की। और कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, उनमें से तकरीबन 14 लीडर्स ने इसमें शमूलियत की, जिनमें 4 चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के 2 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स और मुजफ्फर बेग साहब जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तौर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, सीपीएम है, भीम सिंह की पार्टी है, उन्होंने भी इसमें शमूलियत की है। लेकिन हमें इसको ज्यादा जो है, इससे ज्यादा इसको नहीं देना चाहिए कि ये एक पहली मीटिंग है। इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इनको यकीन दहानी दी कि स्टेटहुड दिया जाएगा। और उससे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, डिलिमिटेशन कमीशन को अगले साल फरवरी तक का टाइम दिया गया है। हो सकता है उससे पहले ही ये अपना काम मुकम्मल करे और असेंबलियों की नई हदबंदी हो जाएगी। इसके अलावा ये इसके जब ये खत्म होगा, इसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी नए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या रहेंगे। उसके बाद जब ये प्रोसेस खत्म होके फिर एक बिल जिसके लिए वो भी पार्लियामेंट में लानी पड़ेगी अगर स्टेटहुड करना है। अब स्टेटहुड क्या है? क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का है, जो लदा गया तो वो गया ही? ऐसा लगता है ऐसा ही रहेगा।
जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, इसको जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात, कुछ रहनुमाओं ने, जिनमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, उनकी ये कंप्लेंट रही है, मीटिंग में भी उन्होंने शायद ये बोला कि जम्मू कश्मीर अगर भारत का एक हिस्सा है तो इसके लिए अलहदा क्यों डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए। जो सारे मुल्क में जब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके लिए अलहदा ये क्यों किया गया, ये ठीक नहीं। महबूबा मुफ्ती का ये रहा है कि वो कहती है थी, एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए जो अभी भी जेलों में बंद है, आगरा या दूसरी जगहों पर बंद है, और वो चाहती थी कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग हो, ये उनकी है। कुछ पार्टीज, इनमें से बहुत सारी पार्टीज ये चाहते हैं कि 370 भी किसी न किसी तरीके से रेस्टोर हो, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है अभी उस पर कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अब ये बन गया है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू की जाए जिसमें जो वहाँ के रीजनल पार्टीज है जम्मू कश्मीर की वो हिस्सा लेंगे, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस की तैयारी की जाए, बाद में देखा जाएगा। वो केस जो है ऑलरेडी सब जुडिस है, 69 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास है जिसमें 370 और 35A को चैलेंज किया गया है। हालांकि अभी तक उस पर एक भी मीटिंग या एक भी हियरिंग नहीं हुई है, ये आइंदा है। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि जो 2 साल के दौरान सियासी तातुल रहा है और अनसर्टिनिटी रही कि क्या चाहते हैं, एटलीस्ट वो खत्म हो रही है इससे कि एक चीज इंडिकेशन हो रही है, सोनर और लेटर दैट स्टेट विल बी गिवन स्टेटहुड, जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन स्टेटहुड, ये बात तो तय है। अब इसमें एक और फायदा ये है, अगर आप देखेंगे हिमाचल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, या अभी भी हाल ही में मध्य प्रदेश ने एक ऑर्डर निकाला कि जो लोकल्स है उनमें 80 to 90% लोगों को, लोकल्स को ही हम जॉब्स देंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट एक लॉ पास कर, लेकिन ये अब दूर की बात है, उस पर हमें जाना नहीं चाहिए। एक शुरुआत हुई है, अभी तो ठीक है, इसमें तो हर एक पार्टी का अपना अपना मौकफ है कुछ चीज़ों पर, वो उन्होंने कन्वे किया है, और वजीर आजम ने भी उनको कुछ चीज़ें कही होगी, और इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सारे, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से थे या अपोजिशन के पार्टीज थे या जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थे, वो इस बात पर एग्री है कि स्टेटहुड दिया जाए, जल्द दिया जाए, और उसी के तहत जो खासकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कहते हैं, उसी के तहत इलेक्शंस होने चाहिए, न कि यूनियन टेरिटरी के तहत। अच्छा, ये सब जो कुछ हुआ, जो बीजेपी सरकार ने सेंट्रल की तरफ से किया अगस्त 2019 में, उसके बाद कश्मीर का मामला इंटरनेशनल लेवल पर काफी उठा। इसके आपने सही कहा, ठीक है कि अब पॉजिटिव है, प्रोसेस नया शुरू हुआ है, पॉलिटिकल प्रोसेस आउटरीच की है, लेकिन अगर अब मुड़ करके देखा जाए तो भारत में, नई दिल्ली में बैठ करके भारत सरकार को इस कार्रवाई से कुछ हासिल हुआ या नुकसान हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, क्या कुछ है, आप क्या देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज, जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर आप देखेंगे जिन रहनुमाओं को फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सेडेशन केस भी लगाया गया, गद्दारी का केस लगाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उसको रिजेक्ट किया। इसके अलावा यही जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने ही कहा था ये लोग वहां पर इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि ये भी एक हकीकत है, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी, ये दोनों बीजेपी के पार्टनर रहे हैं पावर में। एनसी रहा है ड्यूरिंग वाजपेयी गवर्नमेंट, पीडीपी रही है मोदी जी के गवर्नमेंट में। ये तो एक सूरत है। अब जिनको जेल भी रखा गया है, पीएसए लगाया गया
यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, जिसमें 2 साल तक किसी को ये जो कि बेल ही नहीं हो सकती है। अब उन्हीं के साथ बात करना ये एक इंडिकेशन है कि शायद जिस तरीके से उस वक्त एक स्टेप लिया गया, इट वाज नॉट इन राइट डायरेक्शन, उसमें हार्शनेस ज्यादा थी। और अब आप उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं, चाहे वो गलत है, ठीक है, मैं उसके मामले में नहीं जाना चाहता हूँ, वही बात कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप बैठे हैं जिनके बारे में आपने पार्लियामेंट में, आपने कोई भी फोरम नहीं छोड़ा जहां पर उनको कहा गया कि ये लोग ही जम्मू कश्मीर को तबाह करने पर उनका बड़ा रोल रहा है। एक तो ये है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो हुआ है, जो वहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे यूएस है, ब्रिटेन है, ब्रसल्स है, जिनीवा है या दूसरी जगह है, वहां पर ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर ज्यादा हुआ। इंटरनेट बंद रहा, उस पर बड़े प्रोटेस्ट हुए, जो कैदी हुए तकरीबन 800-900, कुछ कभी ये हजारों में भी था, कुछ हजारों कैदी थे, उनको जेलों में रखा गया, जिसके बारे में, और जो लोगों को जो वहां पर क्रैकडाउन रहा 5 महीने, एक भी चीज उस पर वहां पर ज्यादा क्राई हुई, वो ज्यादा बड़ा इशू। हालांकि बहुत सारे जो यूएस कांग्रेसमैन है या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये चीजें आई है कि ये मसले को हल करो, वहां के लोगों के जज्बात को भी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स इशू बड़ा प्रोमिनेंट बन गया। यहां तक कि आपको, अगर आपको खुद पता होगा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे, जिनमें एक सैंडर्स है, उसने ओपनली इस मसले को उठाया, अभी भी रिसेंटली भी उसने इस मसले को उठाया फिर। लेकिन इसके अलावा जो कमला हैरिस है, व्हेन शी वाज अ सेनेटर, उसने भी इस मसले को उठाया। लेकिन ये एक मसला है। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए, बहुत सारी कंट्रीज जो है, चाहे अब जो सामने आ रहे हैं, यूएई, सऊदी अरब एंड इवन यूएस, वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे एक शटल डिप्लोमेसी में, आप कहेंगे सीक्रेटली वो चला रहे थे टॉक्स बिटवीन द 2 कंट्री, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सीज फायर हुआ एलओसी पर, जिससे एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये सीज फायर 2003 में हुआ, मुशर्रफ और वाजपेयी जी के जमाने में, और 12 साल तक पीसफुल रहा एलओसी, एक भी गोली नहीं चली। लेकिन जब यहाँ पर भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट आई है तो एकदम ये वोलाटाइल बन गया ये इशू। लेकिन जब फरवरी से आज तक जो सरहदी इलाकों में लोग रहते हैं उनको राहत मिली, दोनों साइड। यहाँ भी, वहाँ बच्चों स्कूल नहीं जा सकते थे, उनको शेल्टर्स में रहना पड़ता था, वो एक पॉजिटिव कदम है। और ये शायद कहीं ना कहीं इसका भी ये जो है कि वो चाहते हैं कि इसको नेग्लेक्ट न किया जाए, लेट अस रीच आउट टू कश्मीरी लीडर्स। अच्छा शेख साहब, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि इस वक्त इंटरनेशनल हालात कुछ तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अफगानिस्तान में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शायद तालिबान हुकूमत में कोई अहम रोल अदा करने वाले हैं अफगानिस्तान में। ऐसे इसका क्या कहीं कहीं उससे भी ताल्लुक है जो जो बाइडन का रवैया है भारत से मुताल्लिक, और अफगानिस्तान का भी में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका भी कहीं कोई असर है? टाइमिंग क्या, मोदी जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है उसको उसमें कहीं उसका असर है? जहां तक, चूंकि मैंने दिल्ली में आज से 1-1.5 महीने पहले ये सुना था कि प्राइम मिनिस्टर चाहता था कि डायलॉग जो है और स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहे, क्योंकि बीच में जो सेकंड वेव आई इसकी वजह से ये थोड़ा ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अब चूंकि इसमें ये, अब अफगानिस्तान का मसला जो है, ये एक ऐसा मसला है, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि अमेरिका गया क्यों वहां और निकला क्यों वहां, क्या हासिल किया अभी इस साल में बगैर तबाही और बर्बादी।
10 लाख लोग मर गए। और उनके जो इंस्टॉल किए हुए प्रेसिडेंट दो थे, हामिद करजाई साहब और अशरफ गनी, इन्होंने अमेरिका या अपने मुल्क में कंसोलिडेशन के लिए, एक स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ नहीं किया, बगैर वो सिर्फ बंगलों में अयाशियां करती रही। क्या वो 20 साल में 20,000 अपनी स्ट्रांग फौज भी नहीं बना सके? हालांकि उनके पीछे सारी दुनिया थी, अमेरिका था, वेस्टर्न अलाइज थे, टर्की थे, दूसरे कंट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, टेक्निकल नोहा उनके पास सुपीरियर था, एयर प्रोटेक्शन बहुत सुपीरियर थी। उनका जीरो रोल रहा। आज यही है कि महज 6-7 हजार जो अमेरिकन फौजी वहां पर रहते हुए जब वो विड्रॉ होने लगे, तो तालिबान एक के बाद एक अजला पर कब्जा कर रहे। ये दिखाता है दीज पीपल हैव टोटली फेल्ड, और उनका कोई मकसद नहीं था बगैर पावर में रहने का। अब यही लोग भी कहीं ना कहीं, हालांकि ये करते हैं, ये भी रोडे अटका रहे हैं क्योंकि इनके इंटरेस्ट जाएंगे। दूसरी बात, तालिबान के लिए भी हुकूमत करना आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद जानते हैं इसकी जो है, इसकी जो एथनिक प्रॉब्लम्स है अफगानिस्तान की डिफरेंट, एक ताजिक है, एक उज़्बेक है, एक यहाँ से हज़ाराज है, यहाँ से पश्तूज है, और इनमें यूनिटी कायम करना मुश्किल है जब तक वो ब्रॉड बेस्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स है, ग्रुप्स है, और इसके अलावा भी, तालिबान के अलावा भी वहां पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अभी यहाँ तक भी कहा जाता है कि दाइश में ने भी अपने जो है वहां पर कदम जमाए हैं। कुलुबुद्दीन हिकमतयार है, इसके अलावा रशीद दोस्तम है, इसके अलावा आप अब्दुल्ला अब्दुल्ला है। ये बहुत सारे लोग हैं जिनके एक अपना, यानी कि अपनी स्टैंडिंग है। आप देखिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने 2 बार इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे वोट भी दिए। कुछ लोगों ने कहा, उसका ये भी कहना था बिगनिंग में वो ही जीत रहा था। अब बाइडेन जो है इसको और अशरफ गनी को टॉक्स पर बुला रहे हैं, लेकिन टॉक से मसला, जब तक कि आपके पास क्लियर विजन नहीं होगा क्या करना है, और ये अफगानिस्तान में अगर तालिबान स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकेगी तो ये सारे खिते के लिए प्रॉब्लम होगी, बी इट पाकिस्तान, बी इट इंडिया, और उसके दूसरे साइड जो है ताजिकिस्तान या ईरान है। इसलिए सबों के लिए ये अच्छा है कि पीसफुल अफगानिस्तान रहे। वो कैसे हो जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी जो प्लान नहीं है। सिर्फ सारे लोग कहते हैं पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान रहे, लेकिन किसी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी आपने देखा 2 दिन पहले वजीर आजम इमरान खान ने भी ये चीज कहा कि बगैर पॉलिटिकल सेटलमेंट वहां से मत जाइए, ये हमारे लिए भी डेंजर है। तो इसके अलावा अगर ग्रुप्स लूज रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे, तो नेचुरली खतरा होगा, सिक्योरिटी खतरा होगा, खासकर इमीडिएट नेबर्स के लिए। जी, आपने अफगानिस्तान के हालात को बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं जो और समझना चाह रहा था कि क्या अफगानिस्तान के बदलते हालात का प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले का कोई ताल्लुक है कश्मीरी लीडर्स से मिलने का? क्या कोई उसका मुझे कोई? नहीं लगता है, हाँ। मुझे नहीं लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, हालांकि ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ एक राबता भी कायम किया है दोहा में, जिसकी कंफर्मेशन जो कतर के सफीर है उसने भी आज की है कि वो किया है। क्योंकि तालिबान 96 में पावर में आए, फिर 4-5 साल रहे, उस वक्त भी और उसके बाद भी जो है हालात तकरीबन सेम ही रहे, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ ये है कि अगर उनके साथ थोड़ा बहुत एक, यानी कि वर्किंग रिलेशंस जैसे रहे,
जिसकी शायद जो इनिशियल टॉक्स किए हैं इसमें वर्किंग रिलेशन है कि आपस यानी कि इंटरफेरेंस दूसरे ममालिक में ना रहे। और वैसे भी तालिबान के लिए बहुत सारे अपने पावर में आने के बाद भी उनके लिए बहुत वहां पर पीस एस्टेब्लिश करना वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज। हुकूमत इंश्योर करना जहां उसको जस्टिस मिले सारे लोग हो वो बहुत बड़ा, वरना उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। इक्तदार पर कब्जा करना आसान है, लेकिन जिस कंट्री की हालत ऐसी है जहां पर पूरी तबाही है उसको फिर से रिबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्शन उसमें करना, या वहां के लोगों में एक ये माहौल साजगार माहौल ऐसा पैदा करना जिसमें वो एक्टिवली पार्ट करेंगे डेवलपमेंट में, खुशहाली में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। उनके पास कहाँ होगा इतना टाइम कि वो दूसरे ममालिक में भी कर सके। हाँ, हर एक के लिए ये कॉशियस रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही तफसील से इंसाइट दिया कि कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हीं लीडर्स से जिनको जेल भेजा गया था उन्हीं से हुकूमत अब बात कर रही है, तो ये बहरहाल एक अच्छी शुरुआत है। और आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान के हालात से कश्मीर के मुतालिक प्राइम मिनिस्टर के जरिए बुलाई गई मीटिंग का कोई ताल्लुक है? लेकिन साथ साथ आपने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान के लिए भी हुकूमत करना, मुल्क को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने मीडिया थैंक यू। स्टार वर्ल्ड के लिए किया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।